एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सीता उसे आसानी से यहाँ का एक कमांडर बना दिया गया था कि वो पोजीशन दी गई थी जिनके ऊपर इनको आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। ये कमांडर इसलिए भी बना था क्योंकि जो मो लिजाओ है जो कि पूरी की पूरी हुआंग सिटी का कमांडर है, ये उसका फेवरेट डिसाइपल था। ये डेफिनेटली काफी ज्यादा टैलेंटेड भी था। बादशाह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ढूंढना पड़ेगा कि इन अमीरजादों को किसने मारा है। कि इसके अंदर कुछ जियांग फैमिली के भी मेंबर्स थे। कुल मिला के इसके अंदर बड़े बड़े फैमिलीज के मेंबर्स थे, तो डेफिनेटली इन लोगों को उन बड़े फैमिलीज को कुछ न कुछ रिस्पॉन्स के अंदर आंसर करना पड़ेगा। फिर तक खोज वगैरह करने के बाद भी इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। सीजन शिफ्ट होता है, हम लोगों को वही ग्रे रॉक पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि आसमान के अंदर मस्त घूम रहा होता है, थोड़ा खा पी रहा होता है और मजे कर रहा होता है हुआंग सिटी के अंदर। वो कहता है कि जिन अमीरजादों को मैंने मारा था लगता है वो इतनी भी ज्यादा अमीरजादे नहीं थे, इसलिए हुआंग सिटी के अंदर ज्यादा खलबली नहीं बनी। ये बंदा ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि इतना ज्यादा संकी कि इवन इसने चॉज लॉर्ड के बेटे को भी मार दिया था एंड उसे भी मारने के पीछे का कोई भी रीजन नहीं था, बस इसे गुस्सा आ गया तो इसने मार दिया। वो तो अच्छी बात थी कि जो चॉज लॉर्ड है उसके 300 से ज्यादा बच्चे थे, तो एक आध मर भी गया तो इसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन स्टिल वो इस बंदे से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसे मारने के लिए उसने पूरी की पूरी यू किंगडम को भेज दिया था। उस टाइम इसे अपनी जान बचा के भागना पड़ा था, स्टिल उसके बाद भी ये आज वैसा का वैसा ही था। उसके बाद ये जो ग्रे रॉक वाला पर्सन होता है ये तुरंत यांगफेंग गिल्ड के अंदर जाता है एंड वहां पे जाके कांटेक्ट करता है कि लो है उसके खिलाफ क्या कोई भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि यांगफेंग गिल्ड से आप किसी भी पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन भी खरीद सकते हो। तो ये जो बंदा होता है वो लो हे के नाम की इन्फॉर्मेशन खरीद लेता है, यानी कि लो फैंग की, जिसकी कीमत लगभग 100 कॉस्मिक सेंट के आसपास। लो फैंग की इन्फॉर्मेशन की कीमत ज़्यादा इसलिए नहीं थी क्योंकि जो लो फैंग था वो अभी भी पूरी तरीके से मिस्टीरियस था और काफ़ी ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन लो फैंग के बारे में इवन डार्क पैलेस हॉल को भी बता दी। जो ग्रे रॉक वाला पर्सन होता है वो यांगफेंग गिल्ड के अंदर पूछता है क्या लो फैंग के ऊपर कोई बाउंटी नहीं है, तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर कोई भी बाउंटी या फिर कोई भी रिवॉर्ड अभी तक नहीं सेट किया गया है। चीज़ देखने के बाद वो और ज्यादा थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि मे बी अगर लू फेंग के ऊपर कोई बाउंटी होती तो डेफिनेटली उसे मारने के बाद इसे और ज्यादा पैसा मिल सकता था। उसे ये चीज काफी अच्छी तरीके से पता थी कि लू फेंग के पास दो मैकेनिकल टाइप के सीक्रेट रूम ट्रेजर्स है जिनकी कीमत काफी ज्यादा है, और उसका जो एक ट्रेजर है उसका नाम गोल्डन विंग्स है जो कि लगभग चॉयटिक एयर फ्लो को कंट्रोल करता है। जो इन्फॉर्मेशन इसने यांगफेंग गिल्ड से खरीदी थी उसी इन्फॉर्मेशन के अंदर उसे एक फोटो भी मिलता है कि प्रेसिडेंट ब्लड पाइथन ने वायरल किया था अपने मरने से पहले। इस फोटो के अंदर डेफिनेटली वो लू फेंग के चॉस गोल्डन विंग्स को देख सकता था जो कि पूरी तरीके से गोल्डन कलर से ग्लो हो रहे थे। इस चीज से बस वो एक ही अंदाजा लगा सकता था कि जो लू फेंग है वो पावरफुल है, लेकिन इसलिए जो बंदा है ये पूरी तरीके से संकी है एंड ये बंदे को कमजोर समझने की बिल्कुल भी कोई गलती मत करना। ये जो बंदा है ये खुद शायद से चॉज लेवल के ऊपर है या फिर चॉज लेवल के ऊपर पहुंचने वाला है। ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चीज के बारे में लोल के अंदर ज्यादा अच्छे से मेंशन नहीं किया गया, बट ये जो बंदा है ये डेफिनेटली लू फेंग से ज्यादा पावरफुल है। मनी मन कहता है कि चाहे लू फेंग कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, एज लॉन्ग एज मैं इसकी डिवाइन बॉडी को खत्म कर देता हूँ इस बंदे को तो मरना ही है, तो मुझे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ये जो बंदा है ये शायद से अभी अपने एक्सक्लूजन के अंदर है इसलिए इसे लंबे टाइम से नहीं देखा गया, पर ये अपने गुफा के बाहर आए उसके बाद मैं उसके ऊपर छुप के अटैक कर दूंगा। गाइस आफ्टर ऑल ये जो बंदा है ये एक असिशियन है एंड ये अपना काम काफी ज्यादा सफाई के साथ करता है। तभी हम लोग को यांगफेंग गिल्ड का डिप्यूटी चीफ भी देखने के लिए मिलता है। तो इस पर्सन के बारे में कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाता है कि जो ग्रे रॉक वाला पर्सन है इसका नाम यिंग कैंग है। यिंग कैंग हुआंग सिटी के अंदर आया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तहलका मचने वाला है। इसने आते ही डार्क पैलेस के थ्रू लो फेंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, साथ ही साथ डिप्यूटी चीफ बड़ा ये चीज का अंदाजा लगा ही चुका था कि वो जो अमीरजादे थे जो कि मारे गए थे मे बी उन्हें यिंग कैंग नहीं मारा होगा। और यिंग कैंग एक ऐसा इकलौता बंदा है जिससे किसी भी बड़ी फोर्स से घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज इसे कोई काम करने में मजा आए। ये बाकी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। वही यहाँ का जो डिप्यूटी चीफ होता है वो मनी मन सोचता है काश कि मैं इस बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर बेच पाता, बट क्योंकि यांगफेंग गिल्ड के जो लॉज है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है एंड वो अपने किसी भी कस्टमर के बारे में आसपास नहीं फैलाती। इवन थॉट ये एक डिप्यूटी चीफ है एंड ये बंदा चाहे भी फिर भी ये यांगफेंग के बारे में इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दे सकता, क्योंकि इवन ये जो यांगफेंग गिल्ड है इसे भी एक स्पिरिचुअल फोर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि ये स्पिरिचुअल फोर्स यांगफेंग गिल्ड के ऊपर नजर रखता है एंड ये जो स्पिरिचुअल फोर्स है वो डेफिनेटली किसी चॉज लॉर्ड ने या फिर किसी और बड़े बंदे ने लगा हुआ होगा, क्योंकि यांगफेंग गिल्ड है जो कि हुआंग सिटी के अंदर वो बस एक छोटा सा हेडक्वार्टर है। अगर आप असल के अंदर यांगफेंग गिल्ड का अगर हिस्ट्री निकालने में आ गए तो वो एक एशियन क्लैन है। इसके अंदर सही में काफी सारे हजारों इटर्नल ट्रू गॉड्स है, तो चॉज लॉर्ड और चॉज लॉर्ड से भी ऊपर वाले लोग भी डेफिनेटली होंगे। लोगों की पॉलिसी है कि ये लोग अपने किसी भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को नहीं लीक करते, तो इस इन्फॉर्मेशन को बताने का मन करते हुए भी उसे इस इन्फॉर्मेशन को काफी ज्यादा कॉम्पिटिशियल रखना पड़ रहा था। ड्यूटी चीफ कहता है कि लो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है एंड मैं आज तक कभी भी उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता कर पाया। लेकिन वही दूसरे तरफ ये जो यिंग कैंग है ये एक नंबर का संकी किस्म का इंसान है। जब लो है और यिंग कैंग इन दोनों के बीच में फाइट होगी तो पता नहीं कौन जीतेगा। जो भी जीते ये जो फाइट होगी ये दो लेजेंड्स के बीच में होगी।
इसी तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लगभग लगभग 1200 दिन बीत चुके थे। लू फेंग सेकंड लेवल के ऊपर था अपनी चॉस पावर डायग्राम के, जिसको वो लगभग लगभग पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर चुका था, क्योंकि उसकी जो बॉडी वो ऑलरेडी पीक कंडीशन तक ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। इस वक्त वो जो था वो अपनी बॉडी के लिए वेपन रिफाइन कर रहा था। फर्स्ट टाइम आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब लू फेंग फर्स्ट लेवल को क्रॉस कर रहा था चॉस पावर डायग्राम के, तो उसे लगभग लगभग पूरी की पूरी 1 सेंचुरी का टाइम लग गया था। लेकिन इस बार उसने लगभग लगभग 1200 दिनों के अंदर ही अपना कॉम्प्रहेंशन कंप्लीट कर लिया था। बिकॉज डेफिनेटली फाउंडेशन को बनाने के लिए टाइम लगता है। फाउंडेशन के ऊपर जब आप चढ़ जाते हो तो लोग थोड़े थोड़े कम टाइम के अंदर अपनी सक्सेस को हासिल करते रहते हो। बस बात इतनी थी कि आगे वाले लेवल्स को कल्टीवेट करने के लिए जो प्राइस उसको अपने बॉडी को रिफाइन करने में लगता है वो काफी ज्यादा बड़ा है। स्टार्ट आवर के अंदर हम लोग लू फेंग की एक गिंगैटिक बॉडी देखने के लिए मिलती, जो कि लगभग लगभग 18 बिलियन किलोमीटर लंबी चौड़ी थी। लू फेंग ने लगभग लगभग पानी की तरह पैसा बहाया था अपनी इस बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए। उसकी ये जो डिवाइन बॉडी थी वो पूरी तरीके से एंडलेस एंग्रेविंग्स के थ्रू कवर्ड थी, एंड काफी सारे फॉर्मेशंस और सिंबल हम लोग को पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर देखने के लिए मिल सकते थे। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि जो लू फेंग की जो बड़ी सी डिवाइन बॉडी, ये बॉडी अपने आप में एक सुप्रीम वेपन है, जो कि एक सुपर लार्ज वेपन है। लू फेंग की विल ड्राइव करती है, क्योंकि फाइनली लू फेंग अपना सेकंड लेवल भी कंप्लीट कर चुका था, तो उसके दिल के अंदर एक सेटिस्फेक्शन से हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था, एंड वो काफी ज्यादा खुश भी था। लू फेंग जानता था कि वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए, तो वो हमेशा वीक ही रहेगा, क्योंकि ओरिजिन कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा बड़ा है। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी आइडेंटिटी एस्टेबलाइज करने के लिए डेफिनेटली लू फेंग को और बहुत ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। हर चीज के बारे में वो अभी नहीं सोच सकता था, और वो पागलों की तरह कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता था। तो डेफिनेटली अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए वो फाइनली बाहर जाने के बारे में सोचता है। लू फेंग के स्टार्ट आवर का दरवाजा खुलता है, वैसे ही मुरुशा को पता चल जाता है कि जो लू फेंग है वो सक्लूजन के बाहर आ चुका है। लू फेंग से मिलने के लिए आ जाता है। वही पीछे पीछे हम लोगों को उसका सर्वेंट भी देखने के लिए मिल सकता था। रिलेटिवली इसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो थी। लू फेंग से कहता है कि मास्टर, इस बार आपका जो रिट्रीट का टाइम था वो काफी ज्यादा कम था, एंड ये चीज उसने थोड़ी सी मुंह बनाते हुए कही थी, जिस चीज का मतलब लू फेंग समझ जाता है। मुरुशा था एक्चुअल में उसे इस बार ज्यादा मजे करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि लू फेंग जल्दी अपने रिट्रीट के बाहर आ गया। पर लू फेंग मुरुशा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई भी कॉस्मिक सैंड बचे हुए हैं? लंबे टाइम से रिट्रीट के अंदर था, तो मे भी हो सकता है कि तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हो। बोलता है। जो मुरुशा होता है उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है, और वो कहता है कि मास्टर मुझे काफी अच्छे तरीके से समझता है। मुरुशा कहता है कि मैं इंडीड पूरी तरीके से कंगाल हो चुका हूँ। जिसके बाद जो लू फेंग होता है वो तुरंत एक ब्लैक जेट बॉटल निकालता है और मुरुशा को दे देता है, जिसके अंदर लगभग लगभग 100 कॉस्मॉक सैंड थे। बड़े बड़े पाइल्स भी थे चॉस क्रिस्टल्स के। मुरुशा इस चीज को देखता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये अमाउंट कम लगे, तो मैं उनको बता दूं कि लू फेंग ने इसे 100 कॉस्मिक क्रिस्टल्स दिए, ना कि 100 कॉस्मिक सैंड। सो जो कॉस्मिक क्रिस्टल्स होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो किसी भी कॉस्मिक सैंड से ज्यादा होती है। लू फेंग से पैसे लेने के बाद जो मुरुशा होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और लू फेंग की तरफ स्माइल करते हुए देखते हुए बोलता है कि मास्टर आप बहुत अच्छे हो मास्टर, पूरी की पूरी दुनिया के अंदर से आप सबसे अच्छे मास्टर हो। वही जो लू फेंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अरे बस बस ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। तब तक जो लू फेंग का सेकंड सर्वेंट था वो भी यहाँ तक पहुंच गया था, जिसके बाद वो लू फेंग को देखते ही उसे ग्रीट करता है। लू फेंग मू किंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ये टाइम में भी होप करता हूँ कि तुम्हारा अच्छा गुजरा होगा। एंड इस बीते हुए टाइम के अंदर लगभग लगभग जो मू किंग था उसके भी दिन काफी ज्यादा अच्छे बीते थे, क्योंकि काफी सारे बड़े बड़े फोर्सेज आके उससे दोस्ती करना चाहते थे। मास्टर, जब आप रिट्रीट के अंदर थे हुआंग सिटी के अंदर काफ़ी सारे जो बड़े बड़े मास्टर थे वो मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहते थे। वैसे तो वो आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आप रिट्रीट के अंदर थे तो उन्होंने मेरे साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ज़्यादातर फोर्सेस को मना कर दिया। फिर भी कुछ मेजर फोर्सेस थे जिनको मैं मना नहीं कर पाया, एंड वो मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेके आए थे। एंड उस गिफ्ट की जो वैल्यू थी वो लगभग लगभग 300 कॉस्मिक सैंड के आसपास होगी। आफ्टर ऑल ये बस एक सर्वेंट था, और साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू थी वो बस एक ट्रू गॉड लेवल की थी। तो डेफिनेटली किसी भी ट्रू गॉड के लिए 10 कॉस्मिक सैंड की जो कीमत होती है वो उनकी महीने की इनकम होती है। तो इस बंदे को 300 कॉस्मिक सैंड भी मिल गए, तो ये भी बहुत बड़ी प्राइस हो गई। वही मोयो किंग की तरफ देखने के बाद लू फेंग मुरुशा की तरफ देखता और एक डेविल वाली स्माइल के साथ कहता है, इसका मतलब मुरुशा तुम्हें भी काफी कुछ मिला होगा, और काफी सारे लोगों ने तुम्हारे साथ भी हाथ मिलाने की कोशिश की होगी, क्यों? उसके बाद भी तुमने थोड़े टाइम पहले मुझे कहा कि तुम काफी ज्यादा कंगाल हो। जो मुरुशा होता है वो काफी ज्यादा इनोसेंटली स्माइल करते हुए कहता है कि मास्टर कुछ लोग आए तो थे। हमें देखने के लिए मिलता है जो मुरुशा था उसने एक्चुअल में सारे के सारे गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए, उसने किसी को भी मना नहीं किया। लू फेंग मुरुशा से कहता है कि तुमने सभी के गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए, इसका मतलब उन सभी लोगों का भी तुम्हारे ऊपर फेवर है। तभी जो मुरुशा होता है वो हंसते हुए कहता है, मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने उनके गिफ्ट्स को एक्सेप्ट किया था तो मैंने उन्हें एक नोट भी भेज दिया था कि अगर वो मेरे मास्टर से मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ मास्टर को बताने के लिए, लेकिन मैं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं लेता कि मास्टर उनसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। एंड साथ ही साथ मैंने उनके साथ कोई भी प्रॉमिस भी नहीं किया। जो लू फेंग का सेकंड सर्वेंट होता है मोयो किंग वो लू फेंग से कहता है कि मास्टर जो मेरा बड़ा भाई है,
जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, जिसे जू यू क्लैन ने अपने अंदर एक डिसाइपल के तौर पे चूज कर लिया है। सो जू फैमिली के जो इटर्नल ट्रू गॉड है जू यू, जो कि काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा पावरफुल है, वो मास्टर से मिलना चाहते थे एंड वो मास्टर के लिए एक बैंकेट बुक करना चाहते थे, यानी कि ये लू फेंग के लिए एक तरीके का फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहता था। जैसे ये लू फेंग ये चीज को सुनता है तो वो अपनी मुंडी हिलाते हुए कहता है कि जो जू फैमिली है वो इंडीड पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली है, तो इनके साथ मिलना तो बनता है। तुम लॉर्ड जाओ यू को बता दो कि मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ एंड वो जो भी ट्रीट मुझे देना चाहता है वो उसकी तैयारियां शुरू कर दे। जिसके बाद तुरंत जो मैंक्यूंग यॉन होता है वो ये मैसेज जाओयू को भेज देता है एंड जाओयू लू फेंग को मंगवा टावर के अंदर ट्रीट देने के लिए बुला लेता है। वही जब लू फेंग को ये मैसेज मिलता है कि उसे मंगवा टावर जाना है तो वो थोड़ा सा खुश होता है और फिर कहता है कि मंगवा टावर गए हुए वैसे भी मुझे काफी ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है। गाइस वैसे तो इस टावर का नाम मैंगल लाव टावर है, लेकिन मैं इसे मंगवा टावर बोल देता हूँ बिकॉज मैंगल लाव बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। हमें देखने के लिए मिलता है जब लू फेंग अपनी सक्लूजन के बाहर आता है तो वही गाओ वूशी मॉली क्लैन के अंदर अपने मास्टर से विजिट करने के लिए जाता है जिसका नाम मॉली जाओ था। मॉली जाओ अपने डिसाइपल से पूछता है कि तुम्हारा जो 3 स्वॉर्ड स्काई स्प्लिटिंग बीस्ट है वो इस वक्त कैसा है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई बीस्ट नहीं है बल्कि ये एक तरीके का मैकेनिकल एटर्नल लेवल का ट्रू गॉड ट्रेजर है एंड इस ट्रेजर को कोई एक बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। इसे कंट्रोल करने के लिए मिलियंस ऑफ ट्रू गॉड्स की जरूरत पड़ती है और काफी सारे वॉइड ट्रू गॉड्स की। एंड जो गाओ वूशी था वो क्योंकि एक इटर्नल ट्रू गॉड था तो वो इन सब लोगों का कमांडर था इस ट्रेजर के अंदर। गाओ वूशी कहता है कि जो 3 स्वॉर्ड्स का स्प्लिटिंग बीस्ट है ये इंडीड एक इटर्नल लेवल का मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर है। मैं इसे काफी ज्यादा लंबे टाइम से कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ बट स्टिल अभी भी मैं इसके कुछ ही मूव्स को सीख पाया हूँ। मूली जाओ इससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल है एंड साथ ही साथ तुम्हारे पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भी है, तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस ट्रेजर को मास्टर करने के लिए। गाओ वूशी अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं अभी अभी एक इटर्नल ट्रू गॉड बना, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे हुआंग गार्ड्स के अंदर 10 कमांडर्स के अंदर से एक कमांडर बना दिया। इस चीज़ के कारण काफ़ी सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स मेरे से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि हुआंग आर्मी के जो 10 जनरल्स है एंड जो 10 कमांडर्स है ये सारे के सारे कैपेबल है किसी भी आर्मी को या फिर मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर को कमांड करने के। सो गाइस अगर 10 जनरल्स और 10 कमांडर्स को देखा जाए तो कुल मिला के 20 सीट्स होती है एंड 20 सीट्स के अंदर से एक सीट ऑलरेडी यहाँ के जो मेन जनरल होता है उसके पास होती है, तो बची हुई 19 सीट्स एंड इन 19 सीट्स के लिए सारे बड़े बड़े जो इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं उनको आपस के अंदर कम्पीट करना पड़ता है। एंड जो गाओ वूशी था उसने इन लोगों के साथ कम्पीट करके अपनी पोजीशन को स्नैच किया था। काफी सारे इटर्नल ट्रू गॉड गाओ वूशी से जलते थे क्योंकि जो गाओ वूशी था वो भी काफी ज्यादा जीनियस कल्टिवेटर था। तभी जो मुलीजा होता है वो कहता है कि उन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो एक नंबर के उल्लू के पट्टे है। ये सारे के सारे जो लीजन लेवल के मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर्स है इनके अंदर कोई भी पावर नहीं होती, इनको चलाने वाले के ऊपर पावर होती है। एज लॉन्ग एज एक तगड़ा बंदा हो इनको चलाने वाला तो एक अकेला ट्रेजर लगभग 10 लीजन टाइप के सीक्रेट ट्रेजर्स को सप्रेस कर सकता है। एंड जब तुम वॉइड ट्रू गॉड स्टेज के ऊपर थे तुम्हारी जो स्पिरिचुअल विल थी वो ऑलरेडी इटर्नल ट्रू गॉड के ऊपर पहुंच चुकी थी एंड अभी जब तुम इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के ऊपर पहुंच चुके हो तो तुम्हारी जो स्पिरिचुअल विल है वो जल्दी चॉज लेवल तक पहुंच ही जाएगी। रीजन है कि मुझे तुम्हारे अंदर काफी अच्छा खासा फ्यूचर दिखता है। इवन मैंने सोचा है कि जब तुम फ्यूचर में और ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दूंगा कि तुम हुआंग लीजन के उस 10 लीजन ट्रेजर्स के कमांडर बनो। यानी कि गाइस 10 जनरल्स और 10 कमांडर्स होते हैं एंड इस 10 जनरल्स और 10 कमांडर्स को भी कंट्रोल करने वाला इनके ऊपर भी एक एक बंदा होता है। जब गाओ वूशी सुनता है कि उसके जो मास्टर है वो उसे पूरी की पूरी हुआंग आर्मी का इंचार्ज बनाना चाहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड उसे डेफिनेटली अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है एंड मन वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है ताकि वो अपने विल को चॉज मास्टर लेवल तक पहुंचा सके। वही गाइज मैं आप लोगों को बता दूं इस बंदे का जो मास्टर है मॉली जाओ ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड इसे अपने इस डिसाइपल के अंदर सबसे ज़्यादा फेथ नज़र आता है एंड इसलिए इसने इसे काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से और नाजों से पाला है। जिसके बाद गाओ वूशी यहाँ से चला जाता है। जब वो रास्ते के अंदर जा ही रहा होता है तभी हम लोग को मॉली क्लैन के कुछ लोग देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि मॉली फियोन और डावरोंग की। वैसे तो डावरोंग क्लैन से थी लेकिन अभी वो मॉली फियोन के साथ मॉली क्लैन के अंदर भी रहना स्टार्ट कर चुकी थी। ये जो गाओ था वो यहाँ से जा ही रहा था तभी जो मॉली फियोन होती है वो इसे रोक लेती है और कहती है सीनियर ब्रदर गाओ एंड वो आके उसे छेड़ने लग जाती है क्योंकि ये जो मॉली फियोन थी ये गाओ को पसंद करती थी। एंड गाइस जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि चाइनीज के अंदर भाई नहीं होता और बहन नहीं होती, इनके नोल के अंदर भैया से सैया बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो गाओ वूशी था वो इस लड़की को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। एक्चुअली ऐसी बात नहीं थी कि उसे मॉली फियोन पसंद नहीं थी कि मॉली फियोन सुंदर नहीं दिखती थी, बात ये थी कि जो गाओ वूशी था वो थोड़ा सा सख्त टाइप का लौंडा था और उसे लड़कियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, वो बस एक साधु संत बन के अपना कल्टीवेशन करना चाहता था। एंड जब भी जो मॉली फियोन है वो उसके आसपास रहती थी उसका सर दर्द होने लग जाता था
बिकॉज जो मॉली फियोन है वो उसे पसंद करती थी तो वो हमेशा उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती रहती थी। एंड वैसे भी गाइस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर देखा जाए जो ट्रू गॉड्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो लगभग 30 एपॉक्स तक होती है, लेकिन वही जो ट्रू गॉड ऑफ वर्ल्ड स्पेस तक चले जाते हैं उनकी लाइफ पूरी तरीके से इटर्नल हो जाती है। एंड उन्हें खाना पानी और इन सब चीज़ों की कोई भी नीड नहीं होती क्योंकि वो आसपास के इन्वायरमेंट से एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो मॉली फियोन होती है वो गावाओ के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए कहती है क्यों ना आज हम लोग कहीं पे बाहर चले डिनर के ऊपर। एंड ये चीज़ कहते हुए जो मॉली फियोन होती है उसके गाल पूरी तरीके से लाल हो जाता है। वही जो डाओरोंग की होती है वो भी गावाओशी के थोड़े से मजे लेते हुए कहती है ब्रदर गावाओशी, मुझे नहीं लगता आपको मॉली फियोन सिस्टर को इस तरीके से परेशान करना चाहिए। अगर वो इतने ज़्यादा प्यार से आपसे कह ही रही है तो आपको चले जाना चाहिए। वही हम लोग को आसमान के अंदर से एक दूसरा पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि मॉली लियान था। मॉली लियान था वो एक वर्ल्ड ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर था, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा जीनियस था एंड ये भी मॉली जाओ का ही डिसाइपल था। मॉली लियन के लिए जो उसका सबसे बड़ा कंपेटिटर था वो था गावाओशी। एंड क्योंकि अभी जो गावाओशी था वो इससे पहले इटर्नल ट्रू गॉड बन चुका था तो इस चीज़ से डेफिनेटली इसे काफ़ी ज़्यादा जलन होती थी। साथ ही साथ जो मॉली लियन था उसको इस चीज़ से भी जलन होती थी कि जो उसके मास्टर थे मॉली जाओ वो सबसे ज़्यादा गावाओशी को ही फेवर करते थे क्योंकि गावाओशी उनका फेवरेट डिसाइपल था। वही जो गावाओशी था क्योंकि वो कमांडर बन चुका था तो जो मॉली लियन होता है वो तुरंत एक जेड टोकन निकालता है एंड इस जेड टोकन के ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जिसके बाद वो ये टोकन गावाओशी की तरफ उछालते हुए कहता है कि कमांडर वाओशी, मैंने तो सुना है कि आप बुरे लोगों से नफरत करते हो, तो मुझे समझ नहीं आता कि आपने मू वूकी को क्यों जिंदा रखा है जो कि मूवी क्लैन से है। साथ ही साथ जिन डार्क फोर्सेस के ऊपर आप लोगों की नजर होती है ये बंदा उन सारे डार्क फोर्सेस से ज्यादा डार्क है एंड उससे ज्यादा इवल है। एक्चुअली ये जो बंदा था मॉली लियन ये इस वक्त गावाओशी को भड़काने के लिए आया था एंड गावाओशी भी एक अच्छा बंदा था। ये गावाओशी से काफी ज्यादा जलता था इसलिए ये उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हुए उसे प्रॉब्लम के अंदर डालना चाहता था। उसने जानबूझ मूकी के बारे में इस बंदे को बताया। जो मूकी है वो एक बहुत कमीना इंसान है। वैसे देखा जाए तो ये जो मूव किया है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बस दिक्कत ये है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। ये 5 मेजर फैमिलीज से बिलोंग करता है एंड 5 मेजर फैमिलीज के अंदर जो मूव फैमिली है वो भी एक मेजर फैमिली के अंदर आती है। इसके कारण डेफिनेटली इसने जितने भी क्राइम्स किए इसके सारे के सारे क्राइम्स को माफ़ कर दिया जाता है या फिर उन सारे क्राइम्स के ऊपर कभी कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं बैठती। तो लॉज ऑफ यू स्टेट यहाँ पे जितने भी जो हुआंग गार्ड्स होता है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है हुआंग सिटी के अंदर जितने भी इलीगल मैटर्स होता है। एंड जो गावाओशी था वो भी एक गार्ड था तो इसलिए वो उससे कहता है गावाओशी तुम तो कमांडर हो ना, तुम भी एक हुआंग गार्ड हो तो तुम पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जब तुम्हें अपना काम करना ही नहीं आता तो तुम हुआंग सिटी के गार्ड क्यों बने। गाइस जो स्टोन टैबलेट इसने गावाओशी को दिया था उसी स्टोन टैबलेट के ऊपर काफ़ी सारे एविडेंस भी थे मूकी के बारे में। इन सारे एविडेंस को देखते हुए जो गावाओशी होता है वो मॉली लियन से कहता है कि ये सारे के सारे एविडेंस सच है। इन सारे एविडेंसेस के हिसाब से जो एक सिटी थी फाओ जियाओ सिटी जो कि एक छोटी सी सिटी थी उस सिटी के अंदर काउंटलेस रेसिडेंसीज रहते थे एंड उन सिटीज़ के अंदर जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को मार दिया गया था। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि उस सिटी के अंदर लगभग 100 ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रू गॉड्स थे जिनको मूकी ने मार दिया। एंड जो लोग जिंदा बचे थे वो लोग वहीं पे जिंदा बचे हुए हैं और लगभग जो मूव किया उसने उस पूरी के पूरे सिटी को ही अपने अंडर रखा हुआ है एंड अभी उस सिटी को सिटी ऑफ सिन भी कहा जाता है। एंड उस सिटी को बहुत पहले गायब कर दिया गया था मूव वूकी के द्वारा एंड अभी तक अगर देखा जाए तो उस सिटी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग आधे से ज्यादा तो मर चुके होंगे जिनको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा गया क्योंकि जो मूव वूकी था वो एक ईवल बंदा था एंड ये जो ईवल बंदा था ये इन सारे के सारे ऑर्डिनरी ट्रू गॉड्स की जो सोल्स होती थी उनको काफी ज्यादा टॉर्चर करता था एंड इनको टॉर्चर करके वो इनको ज़ॉम्बी वॉम्बी बना के पता नहीं इनके अंदर से कौन सी एनर्जी चूसता था जो कि डेफिनेटली काफी ज्यादा पेनफुल प्रोसेस है। एंड जिस बंदे ने इतने ज्यादा बेरहमी से इतने सारे लोगों की जाने लिए इतने सारे लोगों को टॉर्चर किया है उस बंदे के साथ क्या होना चाहिए। क्या कमांडर गावाओशी क्या सच्ची में ऐसे किसी पापी इंसान को खुलेआम हुआंग सिटी के अंदर घूमने देगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत आग वाग लगाने के बाद जो मॉली लियन होता है वो यहाँ से चला जाता है एंड वो जाते जाते एक इवल स्माइल के साथ मनी मन कहता है मैंने सुना है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा बुराई से नफरत करता है, चलो देखते हैं कि ये बुराई से कितनी ज़्यादा नफरत करता है, ये उससे लड़ने के लिए किस हद तक जा सकता है। क्योंकि डेफिनेटली गाइस ये जो मी वूकी था ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था। इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी अगर ये आज जिंदा और सही सलामत एकदम चैन की ज़िंदगी जी रहा है इसका मतलब डेफिनेटली इसके पीछे काफ़ी बड़े इंसान का हाथ है। एंड मॉली लियन ने जानबूझ के इसके बारे में गावाओशी को बताया था ताकि गावाओशी इस बंदे को जाके पकड़ ले या फिर इसके साथ कुछ उल्टा सीधा करे एंड वैसे करने के अंदर एक तो वो मर जाए या फिर उसकी पोजीशन उसके हाथों से छीन ली जाए। वही मॉली लियन यहाँ से जा ही रहा होता है तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो मॉली फियान होती है जो कि गावाओशी की गर्लफ्रेंड होती है। वैसे गर्लफ्रेंड तो नहीं बोल सकते लेकिन वन साइडेड गर्लफ्रेंड बोल दो। वो मॉली लियन की तरफ देखते और गुस्से में कहती है तुम इन सब चीज़ों का यहाँ पे ढिंडोरा पीट के क्या साबित करना चाहते हो।
मॉलिलियन हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैं बस प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता हूँ। आएगा इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स देख के मुझे मजा आएगा गाओ वाउशी और मी वूकी को लड़ते हुए देख। मॉलिफियन ये सुनते ही चिल्लाते हुए कहती है कि मैं अपने फादर को इन सब चीज़ों के बारे में बता दूंगी। एंड जो मॉलिलियन होता है वो कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है फाइनली रात हो चुकी थी। जो लू फैंग था वो मोरूशा के साथ और अपने सेकंड सर्वेंट के साथ मंगवा टावर आ चुका था। वही मंगवा टावर के अंदर जो जुयो था जो कि जुआम फैमिली से था वो लू फैंग का वेट कर रहा था काफी ज्यादा लंबे टाइम से। जब लू फैंग देखता है कि जो जुयो है वो उससे काफी ज्यादा पहले ही आ चुका है तो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ब्रदर जुयू लगता है आप काफी ज्यादा पहले ही आ गए। वही जो जुयू होता है वो हंसते हुए कहता है कि आखिरकार जो लॉर्ड लू है उनसे मिलने के लिए मुझे पहले तो आना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल पूरे के पूरे हुआंग सिटी के अंदर कौन सा इटर्नल गॉड ऐसा है जो आपसे नहीं मिलना चाहता। जुयू थोड़ा सा अजीब सा दिखने वाला इटर्नल ट्रू गॉड था। इवन इसके जो बाल थे वो भी छोटे छोटे सांपों जैसे दिखते थे जो कि पूरी तरीके से ग्रीन थे। एंड इसकी जो स्माइल थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी, ये काफ़ी ज़्यादा घिनौना सा दिखता था। वही लू फैंग और जुयू के यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सारे जो सर्वेंट होता है वो इन दोनों को फॉलो करते हैं मंगवा टावर के अंदर। एंड क्योंकि ये जो जुयू था इसने लू फैंग के लिए यहाँ पे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया था। ये बंदा जब लू फैंग के साथ में था तो ये अपनी जू फैमिली की थोड़ी सी ज़्यादा तारीफ करता है एंड कहता है कि इसकी जो फैमिली है वो हुआंग सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड है। उनके काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स है, उनके जनरेशन से जनरेशन तक उनके काफ़ी सारे सीक्रेट्स भी है जो कि बस जू फैमिली के लोगों को पता चलते हैं एंड वगैरह वगैरह। ये एक्चुअल में लू फैंग को यहाँ पे अपनी जू फैमिली के अंदर इन्वाइट करने के लिए आया था क्योंकि आफ्टर ऑल जो लू फैंग था वो एक लोन वंडरर था एंड उसके पास फिलहाल कोई भी बैकग्राउंड नहीं था। एंड हुआंग लीजन और हुआंग आर्ट्स के अंदर भी जू फैमिली के काफी सारे लोग थे जिसके कुछ ही सेकंड्स के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे मंगवा टावर की ब्यूटीफुल ओनर भी आ चुकी थी जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। एंड इसे देखते ही अच्छे अच्छे लोगों के उठ जाते थे कान और सर, गलत मत समझना, हाँ वैसे उठने के लिए कुछ और भी उठ सकता है। वही जो जावी होता है वो लू फैंग से कहता है कि लॉर्ड लू है क्या आप मंगवा टावर के ओनर से खुद पर्सनली उनका म्यूजिक सुनना चाहोगे? अगर आप चाहोगे तो मुझे नहीं लगता कि जो मंगवा टावर की ओनर है वो आपको मना करेगी इस चीज के लिए। वही जब मंगवा टावर की ओनर इस चीज को सुनती है तो उसके फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है एंड गाल थोड़े से ब्लश भी कर रहे थे। देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदी भी अंदर ही अंदर लू फैंग को पसंद करने लगी थी। लू फैंग इसकी बेइज्जती मारते हुए कहता है कि नो नीड, तुम अलोया को लेके आओ। एंड इसके पीछे का रीजन आप लोगों को पता होगा क्योंकि जो मंगवा टावर की ओनर है इसके जो इल्यूजन्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं एंड लू फैंग अपने कंट्रोल में नहीं रह पाता जब वो इसके इल्यूजन्स को सुनता है। एंड गाइज ऐसी बात नहीं है कि जो लू फैंग है वो इसके इल्यूजन्स को सह नहीं सकता, लेकिन जब भी लू फैंग यहाँ पे आता है एंड ये सारे इल्यूजन वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह सुनता है तो वो डेफिनेटली अपने विल को कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश करता है एक सीक्रेट मेथड के थ्रू, जिसके कारण ये सारे जो इल्यूजन्स होता है ये काफी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। एंड जो मेथड वो यूज करता था उसका मेथड अभी भी पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए जब मंगवा टावर की ओनर यहाँ पे आके खुद पर्सनली म्यूजिक वगैरह सुनाती है तो डेफिनेटली उसकी जो इल्यूजन्स है वो कुछ ज़्यादा ही एम्पलीफाई हो जाता है एंड लू फैंग अपना कंट्रोल खो देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो आलोया है वो ट्रू गॉड ऑफ वर्ल्ड स्पेस लेवल के ऊपर है एंड जब लू फैंग उसके इल्यूजन्स को सुनता है तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, इवन वो इसके इल्यूजन से अच्छी से अपने टेक्निक्स को भी कॉम्प्रहेंड कर पाता है। जब मंगवा टावर की ओनर सुनती है कि जो लू फैंग है उसने एक्चुअल में अलोया को बुला लिया यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए तो इसका चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है। बट फिर वो लू फैंग से कहती है कि लगता है कि लॉर्ड लू है अलोया को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है, जिसके कारण जो अलोया है उसके भी दिन आजकल काफी ज्यादा बदल से गए हैं पूरे के पूरा मंगवा टावर के अंदर। ले जाओ उसे 10 से 20 क्रिस्टल मिलते थे पर परफॉर्मेंस के लिए, अभी वहाँ पे उसे 100 से 200 क्रिस्टल मिलता है एंड सारे के सारे म्यूजिशियंस के अंदर उसे सबसे ज्यादा क्रिस्टल मिलता है परफॉर्मेंस के लिए। एंड ये सब चीजें हुई थी लू फैंग के कारण क्योंकि लू फैंग अलोया को काफी ज्यादा फेवर करता था, जिसके कारण डेफिनेटली अलोया के भाव जो थे वो काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। वही जो मंगवा टावर की ओनर होती है वो मन ही मन सोचती है जो एंट्रोपी है और शैंगशुआन है ये दोनों के दोनों पूरी तरीके से इसके प्यार में डूबे हुए हैं, लेकिन वही जो लू फैंग है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता इससे। आखिर ये जो बंदा ये किस मिट्टी से बना हुआ है। बट गाइज अगर शायद से एक तरीके से देखा जाए तो ये जो मंगवा टावर की ओनर है इसे शायद से खुद भी नहीं पता कि ये लू फैंग को लाइक करने लगी है। तो ये स्टार्टिंग से बस इतना ही चाहती थी कि लू फैंग उसे पसंद करे, जिसके कारण वो लू फैंग का थोड़ा बहुत फायदा उठा सके, क्योंकि लू फैंग अगर इसको पसंद करता है तो वो डेफिनेटली इसके ऊपर फेवर्स करेगा, जिसके कारण इसका जो मंगवा टावर है उसकी रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड वैसे भी लू फैंग काफी पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड था और ऐसे इटर्नल ट्रू गॉड को अपने मंगवा टावर की साइड करना लिटरली इस लड़की के लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज साबित हो सकती थी अपने बिजनेस के अंदर। बट लू फैंग इस बंदी को घंटा भी कुछ भाव नहीं देता था। वही जहाँ पे मंगवा टावर के अंदर 2 स्पेशल गेस्ट आए थे जैसे कि लू फैंग और जाहू, इन दोनों के अलावा भी हम लोग को और 2 गेस्ट देखने के लिए मिल सकते थे क्योंकि इनसे थोड़े से दूरी के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन ये भी स्पेशल गेस्ट थे।
वही बाकी के वो जो दो लोग होता है वो लू फेंग और जूयू की तरफ देखते हुए कहता है कि ब्रदर वो देखो वो शायद से जूयू और लू फेंग है। इसके साइड में इसका जो भाई होता है वो झाट इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता। वही वो कहता है कि मैंने सुना है कि ये जो लू है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, आफ्टर ऑल इसके बारे में कौन नहीं जानता। बंदे ने अकेले मिलकर पूरे के पूरे ब्लड पाइथन गिल्ड प्रेसिडेंट को मार दिया था और उनकी पूरी की पूरी ट्राइब को खत्म कर दिया। वही ये बंदा कहता है क्या वो बस एक छोटी सी डार्क फोर्स थी, एंड वैसे भी इसके जैसी और 19 डार्क फोर्सेज है, लेकिन एट द एंड वो सारी की सारी डार्क फोर्सेज वो 5 मेजर फैमिलीज के सामने अपना सर झुकाती है। एंड इसका जो भाई था वो और कोई नहीं मीवू था। मैं आपने कुछ टाइम पहले ही सुना होगा कि एक तरह जालिम किस्म का इंसान है, इसने किस तरीके से हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रू गॉड को पकड़ के उन्हें टॉर्चर किया और उनके सोल को वो रोज रगड़ता रहता है। एंड क्योंकि ये 5 मेजर फैमिलीज से बिलोंग करता है तो इसे किसी से बाप से डर नहीं लगता। वो कहता है कि ये सारी की सारी 19 फोर्सेज ये हमारी 5 मेजर फैमिलीज के सामने सर झुकाती है, इवन थॉट उन्हें हमें कॉस्मिक सैंड भी पे करने पड़ते हैं। इसका जो भाई था जिसका नाम मी जियांग था वो कहता है कि ब्रदर भले ही हमारी जो फैमिली हो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो बट इंडिविजुअली हम लॉर्ड लू के आसपास भी नहीं है। ये बंदा सिंगल हैंडली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड हमारे पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी है अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए, बट उसके बाद भी हमें इटर्नल ट्रू गॉड एक पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड बनने के लिए कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। वही दूसरी तरफ ये जो बंदा है ये ऑलरेडी सबका बाप बन के बैठा हुआ है, बल्कि इसके पास तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। देखा जाए तो ये जो लॉर्ड लू है ये पूरी तरीके से एक लेजेंड है, एंड वैसे भी हम ब्लड लाइन पाथ को कल्टीवेट करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉर्ड ऑफ चॉस तक ही पहुँच पाएंगे, और लॉर्ड ऑफ चॉस के बाद आगे बढ़ने की हमारी कोई भी होप नहीं रहेगी। बट लॉर्ड लू लॉस को कॉम्प्रहेंड करते हैं जिसके कारण उनके पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। मीवू की हंसते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो जाए एट द एंड ये सारी की सारी सर्वेंट है हम 5 मेजर फैमिलीज़ के, पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर हम डिसेंडेंट्स है रॉयल फैमिलीज़ के, हम पैदाइशी काफ़ी ज़्यादा अमीर है, हम पैदा रिसोर्सेज के साथ हुए थे। सो एज लॉन्ग एज अगर हमारे पास टाइम होगा तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके, हमें ज़्यादा अपनी घिसने की नीड नहीं पड़ती किसी भी चीज़ के लिए। वही इन लोगों को हर दिन लाइफ एंड डेथ से गुजरना पड़ता है रिसोर्सेज के लिए। ऐसे ही मैंने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स को गिरते हुए देखा है, ये बंदा भी ज़्यादा टाइम नहीं टिकने वाला इसकी जिस तरीके की हरकत है उसके हिसाब से। वही दूसरी तरफ हमें कभी कोई जोखिम लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो तरह हम लोग को लू फेंग और जूयू देखने के लिए मिलता है जो कि आराम से बैठ के खा पी रहे थे, एंड वही हम लोग को वहाँ पे अरोया भी देखने के लिए मिलती है जो कि फाइनली यहाँ पे आ चुकी थी, एंड वो यहाँ पे अच्छा सा म्यूजिक बजा रही थी लू फेंग के लिए। एंड लू फेंग साथ ही साथ इसकी म्यूजिक को सुनते सुनते अपना 7 इमोशन रिफाइनिंग हार्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहा था जो कि डेफिनेटली एक लेजेंडरी टेक्निक थी जिसके कारण वो ग्रेट डिस्ट्रक्शन रिफाइनिंग हार्ट मेथड को भी प्रैक्टिस कर सकता था और अपनी विल को और ज़्यादा शार्प कर सकता था। लू फेंग अलोया के म्यूजिक को इतना तो पसंद इसलिए करता था क्योंकि जो अलोया का म्यूजिक था वो उसके लिए पूरी तरीके से एकदम से परफेक्ट था, ना बहुत कम था ना बहुत ज़्यादा था। फाइनली अलोया जो होती है वो अपना परफॉर्मेंस खत्म करती है और वही जो लू फेंग था उसके आंखों के अंदर हम लोग को हल्के फुल्के आंसू देखने के लिए मिल सकते थे, यानी कि उसके इमोशंस अभी स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो चुके थे। अलोया का परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद लू फेंग कहता है कि तुम सही में काफ़ी अच्छा म्यूजिक बजा लेती हो। वही जो अलोया होती है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहती है कि मिस्टर आप मुझे काफ़ी ज़्यादा फेवर करते हो, सो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ। एंड जब से लू फेंग ने इस बंदी के लिए लास्ट टाइम मंगवा टावर के अंदर फाइट की थी तब से इसके भाव काफी ज्यादा बढ़ चुके थे, इवन इसकी सैलरी 10 टाइम बढ़ चुकी थी, एंड इसका जो क्लैन था 1000 ली फाइन क्रैन ये भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो चुका था। एक और बार लू फेंग इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है, जिसके बाद जो जूयू होता है वो अरोया से कहता है कि अभी तुम जा सकती हो। अरोया इन दोनों को ग्रीट करके यहाँ से चली जाती है। अरोया के जाने के बाद जो जूयू होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि जो ब्रदर लू है वो सही में काफी ज्यादा अच्छे दिल के इंसान है जो कि अलोया जितनी छोटी म्यूजिशियन को काफ़ी ज़्यादा फेवर करते हैं। वही जो लू फेंग होता है वो हंसते हुए जूयू की तरफ देखते हुए कहता है अरे मुझे माफ़ करना, मैं इसकी म्यूज़िक में इतना तो खो चुका था कि मैं तो भूल ही गया था कि आप मेरे सामने बैठे हो। जूयू कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वैसे मैं भी उस म्यूज़िक के अंदर खो गया था। जिसके बाद जो जूयू होता है वो लू फेंग से पूछता है कि ब्रदर लू है क्या आपको हुआंग सिटी के बारे में पता है, यानी कि ये छोटी मोटी चीज़ों के बारे में नहीं बोल रहा, ये पूरी हुआंग सिटी के बारे में बोल रहा है कि किस तरीके से पूरी की पूरी सिटी ऑपरेट होती है। तो हुआंग सिटी के बारे में कुछ और चीजें बता रहा होता है। लू फेंग कहता है कि उसे हुआंग सिटी के अंदर आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और ना ही उसके ज्यादा लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है, वो फर्स्ट टाइम ब्लड पाइथन गिल्ड से लड़ा, एंड उसके अलावा किसी भी पावरफुल पर्सन के साथ उसने फाइट नहीं की। वही जो जूयू होता है वो कहता है कि तुमने एक ही फाइट लड़ी लेकिन वो एक फाइट काफी थी तुम्हारी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए, तुम्हारी एक फाइट ने पूरी की पूरी ब्लड पाइथन ट्राइब को कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया। इस
इस वक्त जितनी भी 5 मेजर फैमिलीज है और फूड किंगडम्स है वो सारे के सारे इस वक्त तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो जो सिटी लॉर्ड मेंशन है और फूड कंट्री है इन लोगों की आपस में बढ़ती नहीं है एंड ये हमेशा से एक दूसरे के साथ फाइट करती हुआ है। बट वो जानते हैं कि अगर उन लोगों ने एक दूसरे के साथ फाइट की तो डेफिनेटली काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, तो इसलिए वो हमेशा अपने साइड से किसी स्ट्रॉन्ग मैन को चाहते हैं जिसको वो उन लोगों के खिलाफ लड़वा सके। मैं जानता हूँ कि लॉर्ड लुए की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और वो डेफिनेटली इन दोनों में से किसी भी साइड के साथ फाइट कर सकते हैं, बट मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि तुम्हें इन दोनों से दूर रहना चाहिए। तुम्हें बस छोटे मोटे टास्क करने चाहिए जिसके थ्रू बस तुम्हारा बेनिफिट हो। कि अगर तुम ज्यादा बड़े लोगों के मसलों के अंदर पढ़ने की कोशिश करोगे तो एट द एंड तुम पीछे जाओगे। शियाओ काफी अच्छे से जानता था कि पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर अगर देखा जाए तो 5 मेजर फैमिलीज और सिटी लॉर्ड मेंशन के अलावा भी फूड कंट्री और बाकी थर्ड पार्टी काफी सारी फोर्सेज है जिसके अंदर नंबर ऑफ इटर्नल ट्रू वर्ड्स है और काफी सारे टॉप पावर हाउसेज है। एंड अब तक तो मैंने लोकल बॉडीज के बारे में तो बात ही नहीं की। इसके बाद जो जुए होता है वो लू फैंग को लर करते हुए कहता है कि देखो ब्रदर लुए, तुम 5 मेजर फैमिलीज के मेंबर नहीं हो एंड अगर तुम उन लोगों से अटैच होने की कोशिश करते हो तो तुम पूरी तरीके से दब जाओगे, यानी कि तुम्हारी इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से छिन जाएगी, तुम्हें उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। एंड बाकी के जितने भी शिगाओ फोर्सेज है वो सारी की सारी इवल्स है और उन्हें जो माइनर लोग होते हैं उन लोगों की जिंदगी की कोई भी परवाह नहीं है। तो नेचुरली आप हमारे फोर्स के अंदर आने के लिए बने हो। जो लू फैंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है अच्छा ये चीज सेंस बना रही है कुछ। अगर आप बाकी जगह पे जाओगे तो आपको काफी सारे झमेलों के साथ चुकड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हमारे साथ रहते हो तो आपको बस फायदे ही फायदे मिलेंगे। सडनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है काफी ज्यादा पावरफुल फ्लक्चुएशन होती है जो कि हम लोग को मंगवा टावर के बाहर के साइड से आती है। लू फैंग और जुयू जैसे ही बाहर की साइड में देखते तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि बाहर की साइड में एक 3 स्वॉर्ड स्काई स्प्लिटिंग ड्रैगन बीच था जो कि पूरे आसमान के अंदर फैला हुआ था। एक्चुअल में ये एक बीच नहीं है, ये एक मैकेनिकल टाइप का सुप्रीम ट्रेजर है जिसको गु वाउशी चला रहा है जो कि एक हुआंग गार्ड है। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट के एपिसोड्स के अंदर जो मॉलिलिन था उसने गाव वाउशी को एक बंदे के खिलाफ काफी ज्यादा भड़काया था जिस बंदे का नाम मी वू की था जो कि काफी ज्यादा इवल किस्म का बंदा है। इसी बंदे को डायरेक्टली अरेस्ट करने के लिए जो गाव वाउशी वो यहाँ पे पहुंच चुका है। जो गाव वाउशी होता है वो बड़ा सा मैकेनिकल टाइप का सुप्रीम ट्रेजर लेके डायरेक्टली मी वू की के सामने आ जाता है। जो मी वू की होता है वो कमांडर गाव वाउशी से कहता है कि आप यहाँ पे इस तरीके का ट्रेजर नहीं लेके आ सकते, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाकी लोग आके एंजॉय करते हैं। कमांडर गावाओ मुझे लगता है कि आपको ऐसे चला जाना चाहिए। वही जो गावा होता है वो काफी ज्यादा कोल्डली कहता है कि म्यू की हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत है जिसके अंदर तुमने लार्ज अमाउंट के अंदर पीपल्स को अपना गुलाम बना के रखा है और उन्हें तुम टॉर्चर करते हो एंड इस चीज के हमारे पास प्रूफ भी है, तो हम यहाँ पे तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मुकी जैसे ये चीज सुनता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं एंड फिर वो कहता है कमांडर गावाओ क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं मीवू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। क्या तुम अब भी मुझे अरेस्ट करना चाहोगे? वही जो मीवू था उसके साइड के अंदर हम लोग को एक और बंदा देखने के लिए मिल सकता था जिसके मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मीवू के साथ उसका भाई भी था जिसका नाम जियांग चैंगयू था। वो कहता है कि कमांडर गावू आपको कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। गावाउशी कहता है कि ये मेरी ड्यूटी है एज अ हुआंग गार्ड, सो मुझे तुम्हें अरेस्ट ही करना पड़ेगा। जिसके बाद वो मी वूकी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम प्यार से आने वाले हो कि मुझे तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। तभी जो मी वूकी होता है वो कहता है कि तुम 5 मेजर फैमिलीज के अंडर आते हो और तुम उनसे अटैच हो, बट उसके बाद भी तुम अपनी औकात भूलने की कोशिश कर रहे हो। मैं अभी के अभी इस मैटर को सिटी लॉर्ड के पास भेजता हूँ और देखता हूँ कि वो तुम्हें क्या सजा देते हैं एंड वो इस चीज को किस तरीके से हैंडल करते हैं। जो गावाउशी होता है वो कहता है कि सिटी लॉर्ड मेंशन से मैं डील कर लूंगा, वो मेरा मैटर है कि उनसे मैं कैसे डील करने वाला फ्यूचर के अंदर। फिलहाल के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम नहीं आते तो मुझे फोर्सफुली एक्शन लेना पड़ेगा। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अचानक से जो कमांडर होता है वो अचानक से एक्शन ले लेता है और उनका एक बड़ा सा बीच यहाँ पे अपीयर हो जाता है जो कि इवन यहाँ की कुछ फॉर्मेशंस को ब्रेक डाउन भी कर देता है। यहाँ पे सब लोग इस वक्त कमांडर गुआवाओ को देख रहे थे। वही लू फैंग और जुयू ये दोनों काफी ज्यादा कामली दूर से बैठ के इन लोगों की फाइट को देख रहे होता है। जो जुयू होता है वो लू फैंग से कहता है ये बंदा म्यू की ये काफी ज्यादा पापी किस्म का इंसान है, इसने पता नहीं इसने एक पूरी के पूरे ट्राइब को उठा के रखा है एंड उस ट्राइब के अंदर लगभग मिलियंस ऑफ ट्रू गॉड्स है जिनको ये टॉर्चर करता है। ये उनकी सोल्स को टॉर्चर करके उनके अंदर डार्क एनर्जी क्रिएट करता है जिसको ये अपने अंदर ऑब्जर्व करता है ताकि अपना कल्टीवेशन बढ़ा सके। इसने अभी तक पता नहीं कितने ही बिलियंस ऑफ लोगों की जान ले ली होगी, लेकिन स्टिल इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता क्योंकि इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा पावरफुल है। बट जो कमांडर गावाउशी है वो दिल की काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। बट मैंने सपने के अंदर भी नहीं सोचा था कि कमांडर गावाउशी इस तरीके से अचानक इस बंदे को अरेस्ट करने के लिए आ जाएंगे। इसके बाद जो मी वूकी होता है वो तुरंत इस अटैक को डॉज करते हुए गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम 5 मेजर फैमिलीज के अंदर आते हो और मैं 5 मेजर फैमिलीज का डिसेंडेंट हूँ और स्टिल तुम मेरे साथ इतना ज्यादा रैकलेसली बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो। गावाउशी कहता है कि देखो तुम्हारे ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हैं वो सच हो या झूठ मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अभी मेरे साथ हुआंग सिटी के कमांडर ऑफिस के अंदर जाना पड़ेगा।
हेडक्वार्टर के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। भाई जो म्यू के साइड में उसका जो दोस्त होता है फिर भाई होता है, वो कमांडर गावो से कहता है कि कमांडर वाओ आपको खुद एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास जो भी एविडेंस है आप सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर सबमिट कर दो, उसके बाद वो जो भी एक्शन लेंगे हम उस एक्शन के लिए तैयार है। गाइस ये लोग ऐसी चीज इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इन लोगों को अच्छी तरीके से पता था कि अगर एक बार ये मैटर सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर जानता है तो डेफिनेटली उन्हें ना चाहते हुए भी फोर्सफुली इस बंदे को छोड़ना पड़ेगा। ये सब चीजें तो होगी और साथ ही साथ जो गवाह है उसे भी पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि वो बिना किसी अरेस्ट वारंट के यहाँ पे आ चुका है। जो गवाहशी होता है वो मन ही मन सोचता है कि वैसे मैंने सोचा तो था कि मुझे काफी सारी मुसीबतें आएगी इस बंदे को यहाँ से लेके जाने के लिए, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इवन फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, यानी कि इस बंदे को उठा के मैं हेडक्वार्टर तक भी नहीं लेके जा पाऊंगा, पहले इतनी ज्यादा बकेती हो जाएगी। भी अचानक से जो सिटी लॉर्ड मेंशन होता है वहां से गवाह को एक ऑर्डर आता है कि उसे मिलवॉकी के मैटर के अंदर और ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसे तुरंत हेडक्वार्टर के अंदर बुलाया गया है और उसके पास जो भी एविडेंस है वो सारे एविडेंस उसे हेडक्वार्टर के अंदर सबमिट करने के लिए बोला गया है। इसके बाद सिटी लॉर्ड मेंशन इस चीज को आगे संभाल लेगा। जैसे ही कमांडर गवाह को ये सारे ऑर्डर्स मिलते हैं उसका जो दिल होता है वो एकदम से छोटा सा हो जाता है। वो आज काफी अच्छे से सोच के आया था कि आज वो इससे जड़ से उखाड़ के फेंकेगा, आज वो इस पाप को खत्म करके रहेगा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि ये सब चीजें इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। कमांडर गवाउशी बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि अगर वो इवन इस बंदे को अगर हेडक्वार्टर के अंदर भी लेके चले जाता था तो जो सिटी लॉर्ड मेंशन है इसके खिलाफ सारे के सारे प्रूफ मिलने के बाद भी वो इस बंदे को नहीं मारते, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक इटर्नल ट्रू गॉड है जो कि 5 मेजर फैमिलीज के अंदर आता है। एंड अगर वो जबरदस्ती यहाँ पे कोई काम करने की कोशिश करता है तो उसके जो मास्टर है यानी कि मू ली जाओ वो भी उसे नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इस बंदे का जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा खराब हुआ है एंड इसलिए ये बुराई से सख्त नफरत करता था एंड वो सोचता है कि अगर आज उसे मरना भी पड़े तो ये इस मिवुकी के साथ मरेगा। लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग में कोई ख्याल आता है एंड वो इस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं ये सारे के सारे एविडेंस जाके सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर सबमिट कर रहा हूँ, जिसके बाद मैं होप करता हूँ कि आप एक फेयर जजमेंट होगा और आज नहीं तो कल तुम जरूर पकड़े जाओगे। इसके बाद वो अपने 3 स्वॉर्ड स्काई स्प्लिटिंग बिस्ट को लेता है और यहाँ से निकलने लग जाता है। इसके बाद वो जो 3 स्वॉर्ड स्काई स्प्लिटिंग बिस्ट होता है वो इमीडिएटली यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद जो मिवुकी होता है वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है एंड वो कहता है कि ये गधा कहीं का, ये गधा कावाउशी, इसे क्या लगाता है कि मैं किस खेत की मूली हो, ऐसी कोई भी एड़ा गेरा आके मुझे अरेस्ट कर लेगा, इसे तो मैं ठिकाने लगाऊंगा, बस थोड़ा टाइम दो मुझे। जो लू फेंग था वो दूर बैठ के ये सारा का सारा तमाशा देख रहा था एंड वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद वो जाओयू से पूछता है कि ब्रदर जाओयू, जो भी अभी कमांडर गावो ने कहा वो सारी बातें सच है? अभी जो जाओयू होता है वो लू फेंग से कहता है एक टाइम की बात है, एक ब्रांच थी जिसका नाम फेंग जाओ सिटी था। ये जो सिटी थी ये ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन इस सिटी के अंदर काफी सारे ग्रुप ऑफ स्ट्रेंज बीस्ट रहा करते थे एंड लगभग 100 ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल रहा करते थे। बट एक दिन अचानक से वो पूरी की पूरी सिटी गायब हो गई, उसके अंदर वो 100 ऑफ मिलियंस ऑफ जो लोग थे वो सारे के सारे गायब हो गए एंड इन सब चीजों के पीछे था हाथ मिवुकी का। लू फेंग उससे कहता है क्या उसने उन सभी लोगों को मार दिया? क्योंकि ये जो नंबर था ये काफी ज्यादा शॉकिंग था। इवन लू फेंग ने कभी भी इतने ज्यादा ह्यूज स्केल के अंदर कभी भी कोई भी स्लॉटर नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये जो स्टेट ऑफ यू स्टेट है इसके अंदर तो लॉज ऑफ रेगुलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है एंड यहाँ पे कोई भी किसी को मार नहीं सकता, तो इसने मिलियंस ऑफ लोगों को मार दिया, तो अभी तक किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? यू कहता है कि ये सच है, तुम हुआंग सिटी के अंदर अभी नए नए आए हो इसलिए तुम्हें यहाँ के बारे में नहीं पता। जो मिवुकी है वो एक नंबर का पागल इंसान है एंड उसका जो सीक्रेट ट्रेजर है वो सिन सिटी है एंड इस सिन सिटी के अंदर काफी सारे इनोसेंट लोगों को बंदी बना के रखा गया है एंड पता नहीं कितने हजारों साल हो चुके हैं एंड ये लोग पूरी तरीके से वहाँ पे बैठे बैठे पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। उनकी सोल को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है जब तक वो एकदम पागल ना हो जाए या फिर उनके बॉडी के अंदर से जो डार्क फोर्स है या फिर जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकलना स्टार्ट ना हो जाए। उनको स्लेव्स बना के रखा गया है एंड ये जो बंदा है मिवुकी, इस बंदे ने खुद अपनी वो सिन सिटी काफी सारी इटर्नल ट्रू गॉड्स को दिखाई है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पूरी तरीके से सच है। इस बंदे के खिलाफ काफी सारे एविडेंस होने के बाद भी ये बंदा आज भी जिंदा है एंड ये आज भी उसी तरीके से लोगों को स्लॉटर करता रहता है। अगर तुम्हें स्टिल मेरे ऊपर भरोसा नहीं होता तो तुम यांग फेंग गिल्ड हॉल के अंदर जा सकते हो, वहां से तुम इस बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। वही जो लू फेंग होता है वो थोड़ी दूरी के ऊपर मिवुकी को देखता है जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है एंड उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है कि किस तरीके से उसने गावाउशी को यहाँ से डरा के भगा दिया। इसको देख के लू फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जो लू फेंग होता है वो तुरंत यांग फेंग गिल्ड से कम्युनिकेट करता है एंड वो मिवुकी के जितने भी क्राइम्स थे उन सब चीजों का एक रिकॉर्ड मंगवाता है एंड मिवुकी के क्राइम्स का रिकॉर्ड जो प्राइस होती है वो लगभग 1 ग्रेन ऑफ कॉस्मिक सैंड होती है जो कि लू फेंग तुरंत डिपॉजिट कर देता है। इसके बाद लू फेंग की आंखों के सामने एक खुला चिट्टा
चिट्ठा आ जाता है मूवी के क्राइम्स का। जब लू फेंग उन सारे एविडेंस और उन सारी क्राइम्स के बारे में सोचता है तो इवन वो भी पूरी तरीके से पागल हो जाता है। इसने जितने भी लोगों को पकड़ के रखा है, एक तो वो पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, जिंदगी और मौत के बीच का फर्क भूल चुके हैं, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है। उन लोगों को दर्द देता है ताकि वो काफी सारी पावरफुल ट्विस्टेड सोल्स क्रिएट कर सके। अकॉर्डिंग टू यांग फेंग गिल्डॉल, इस बंदे के पास एक ट्रेजर है, यानी कि ये जो ट्रेजर है ये जिंदा इंसानों से बनाया गया है, जिसके अंदर उसके पास 16 ट्रू गॉड्स है, जिनको इसने इतना ज्यादा टॉर्चर किया और उनके अंदर इतनी ज्यादा डार्क एनर्जी भरी है कि वो जो 16 लोग हैं वो एक इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर के बराबर में है। एंड काफी ज्यादा प्राउडली उन लोगों को लोगों के सामने शो ऑफ करता है। एंड साथ ही साथ यांग फेंग क्लब के अंदर इसके खिलाफ एक बाउंटी भी है जो कि लगभग 20,000 कॉस्मिक सैंड की है। कुछ लोग इस बंदे को सही में काफी ज्यादा नफरत करते हैं। जैसे ही लू फेंग को इस चीज के बारे में पता चलता है वो तुरंत इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि वो तुरंत यांग फेंग गिल्ड के अंदर इस बंदे को असिस्टेंट करने का, यानी कि इस बंदे को मारने का मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। जो जावी होता है इसे इस चीज के बारे में कोई भी चीज नहीं पता होती। वो लू फेंग से कहता है कि तुम्हें ज्यादा इन सब चीजों के बारे में सोचने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट है वो काफी ज्यादा बड़ा है एंड इसके अंदर ऐसी चीजें होती रहती है। आखिर हम कितनी चीजों को जाके सही कर सकते हैं। एंड वैसे भी हमारे पास हमारी फैमिलीज है जिनको हमें पालना है, एंड अपने लोग होते हैं जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना होता है। वही जो लू फेंग होता है वो जावियो की तरफ देखते हुए कहता है कि ब्रदर जावियो, आपके पास फैमिली है, आप कंसर्न करते हो उनकी, ये बात सही है, बट मेरे पास कंसर्न करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरीके की गंदगी समाज के अंदर नहीं रहनी चाहिए। जिसके बाद जो लू फेंग होता है वो डायरेक्टली मीवुकी की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। ये जो जावियो था ये डेफिनेटली थोड़ा सा शॉक हो चुका था, क्योंकि जो लू फेंग का इस वक्त जो बिहेवियर था ये उसके एक्सपेक्टेशन के टोटली बाहर था। इस वक्त अगर लू फेंग आगे बढ़ा है तो डेफिनेटली यहाँ पे डिजास्टर आने वाला है। जो लॉर्ड जावियो होता है वो लू फेंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से मोरुशा आके जावियो को रोक लेता है और कहता है कि लॉर्ड जावियो, आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जो मास्टर है वो कोई रैकलेस पर्सन नहीं है, वो जो भी चीज करेंगे काफी तो सोच समझ के करेंगे, तो आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज मोरुशा ने काफी कैजुअली की थी और उसके हाथों के अंदर एक वाइन का मग देखने के लिए मिल सकता था। अभी जो म्यू क्यूंग होता है, यानी कि लू फेंग का सेकंड सर्वेंट, वो मोरुशा से पूछता है कि मास्टर आखिर क्या करने वाला है। इसका दिल काफी ज्यादा तेजी से धड़कने लग गया था। मोरुशा कहता है तू तो पॉपकॉर्न लेके आ, यहाँ पे अभी बहुत अच्छा खासा तमाशा होने वाला है, देखने में मजा आएगा। वही यहाँ पे काफी सारे गेस्ट थे जो कि काफी टाइम से ये सारा तमाशा देख रहे थे, लेकिन अभी फाइनली जब शियाओ यहाँ पे आगे बढ़ा था, यहाँ पे सब लोगों की धीरे धीरे करके फटना शुरू हो गई थी। यहाँ पे सभी लोगों का जो अटेंशन था वो लू फेंग ने अपनी तरफ खींच लिया था पूरी तरीके से। वही दूसरी तरफ में वो मीवुकी देखने के लिए मिलता है जो कि काफी ज्यादा रिलैक्स था, और वो कहता है कि गावाउशे, इसके जैसे इडियट्स को तो कमांडर होना ही नहीं चाहिए हुआंग गार्ड्स का। बस एक बार मुझे घर जाने दो, उसके बाद मैं इसको देख लूंगा। उसके बाद वो अपनी साइड में खड़े हुए एक दूसरे कमांडर की तरफ देखता है। ये भी एक हुआंग गार्ड था, लेकिन गाइस जो बंदा था ये काफी ज्यादा मतलबी किस्म का बंदा था। ये हमेशा से मीवुकी को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा था। जो लू फेंग होता है वो डायरेक्टली उन लोगों के सामने जाके खड़ा हो जाता है। जैसे लू फेंग उन लोगों के सामने जाके खड़ा होता है, इस लोग थोड़ी से शॉक हो जाते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल जो लू फेंग था वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था, उसके बारे में सब लोग जानते थे। जिसके बाद जो लू फेंग होता है वो कहता है मीवुकी, मैंने सुना है तुमने 100 ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स को कैप्चर करके रखा है जो कि यू किंगडम के है। तुमने सही में इतने ज्यादा सीरियस क्राइम कमिट किया है, इतने बड़े बड़े पाप किए हैं यू किंगडम के लॉस के हिसाब से, तो अभी तक तुम्हें मर जाना चाहिए था। जैसे मीवुकी ये सारी चीजें सुनता है तो वो समझ जाता है कि जो लू फेंग है वो इस बंदे के साथ कोई दोस्ती वोस्ती करने के लिए नहीं आया, बल्कि सामने वाले बंदे के जो इंटेंशन है वो भी सही नहीं है। वही जो मीवुकी होता है वो कहता है कि लॉर्ड लुए, प्लीज आपको इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है और ज्यादा बकवास भी मत करो। इस जितने भी चीजें जो कि आपने सुनी ये सारी की सारी बस रूमर्स है। वैसे भी इन सब चीजों को कमांडर क्वीन ने पहले क्लियर कर दिया है। लू फेंग कहता है क्या तूने मुझे पागल समझ के रखा है, ये सब बहाने मेरे सामने मत मार। वैसे भी पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर काफी सारे ऐसे इटर्नल ट्रू गॉड्स हैं जो कि तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानते हैं, एंड इवन नॉट इतने ज्यादा बोल्ड हो कि तुम खुद काफी सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स को अपनी सिन सिटी दिखाने के लिए लेके गए हो। लू फेंग कहता है कि उसे काफी सारे एविडेंस यांग फेंग गिल्ड से भी मिला है। मीवुकी कहता है कि यांग फेंग गिल्ड उसे बस धंधा करना है एंड इसलिए वो ये सारी एविडेंस खुद बनाता है एंड बेचता है। तुम्हें उन सब लोगों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड जो मीवुकी होता है वो लू फेंग से कहता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो इस तरीके से। लू फेंग कहता है अपने काम से काम रखो, ये क्या बात हुई, मेरा मन करेगा तो मैं तुम्हारे बीच में बोलूंगा और मेरा मन करेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हारे अंदर दम है मुझे रोकने का तो रोक लो। तभी जो कमांडर क्विंगी होता है वो बीच में आ जाता है अपने लीजेंड टाइप के सीक्रेट ट्रेजर के अंदर, वो अपने पीछे मीवुकी को छुपा ले। कमांडर कहता है कि तुम ये सब चीजें क्या कर रहे हो, क्या तुम सही में एक इटर्नल ट्रू गॉड को मारना चाहते हो, वो भी 5 मेजर फैमिलीज के सामने डायरेक्टली हुआंग सिटी के अंदर खुल्लम खुल्ला। अगर इस बंदे ने सही में कोई पाप किया होगा तो इन सब चीजों के खिलाफ कोई ट्रायल होगा, तुम्हें कानून को अपने हाथों के अंदर लेने की कोई भी नीड नहीं है। वही जो लू फेंग होता है वो उससे कहता है क्या तुम्हें सही में कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ी कमांडर, तुम्हें कब से हुआंग सिटी के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में चिंता करने पड़ी। तभी जो कमांडर होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें कुछ टाइम पहले की बात याद नहीं है कि जो लॉर्ड जीजुआंग है
और ग्रेट सेंट बियो, जब ये दोनों के दोनों फाइट कर रहे थे तब इन लोगों ने पूरे के पूरे एंटायर यूनिवर्स को निकल लिया था। एंड साथ ही साथ उसने काफ़ी सारे टेरिटरीज के लोगों को मार भी दिया था। तो तुम उनसे जाके क्यों नहीं निपटते? अगर ऐसा देखा जाए तो उन्होंने मेरे से भी कई गुना ज़्यादा बड़े बड़े क्राइम्स करके रखे हैं। इस मोमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि सभी लोगों को पता था कि यहाँ पे कोई अलग लेवल का ड्रामा होने वाला है। कुछ टाइम के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वो जो खूबसूरत मुंगा टावर की ओनर होती है वो भी यहाँ पे पहुंच जाती है। एंड वो सबसे पहले जावू के पास जाती है और उसे कहती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जावू कहता है कि उससे जितना हो सकता था उसने किया, उसने लू फेंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन जो लू फेंग है वो इस वक्त रुकने की मूड में बिल्कुल भी नहीं है। मीवू की लू फेंग की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है कि जो ग्रेट सेज ब्यू ही था वो तो मेरे से भी ज़्यादा बड़ा पापी था, तो तुम उसको क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि वो चॉज लेवल के मास्टर्स है और मेरा और उनका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तो ठिकाने अपने लगा ही सकता हूँ। ये कहता है कि तो मैं भी तो एक इटर्नल ट्रू गॉड ही हूँ और मैंने अगर कुछ वीक लोगों को मार भी दिया तो क्या ही हो गया। वैसे भी ये लॉ है जंगल का कि जो स्ट्रांग है वो हमेशा जंगल के टॉप में रहता है। लू फेंग की छोटी सी स्माइल के साथ कहता है कि हर किसी का एक बुरा दिन जरूर आता है जब वो काफी ज्यादा वीक होता है। हर शिकार एक ना एक दिन बड़ा होता है एंड जब वो बड़ा होता है तो वो शिकारी बन जाता है। इवन जो जंगल के जानवर होते हैं उनके अंदर तुमसे ज़्यादा दया होती है, लेकिन तुम सही में एक एलियन बीस्ट हो। 5 मेजर फैक्शंस को पता भी चलता है तो वो डेफिनेटली तुम्हें मारने के लिए मुझे थैंक्स ही बोलने वाली है। ये बोलते ही जो लू फेंग होता है वो तुरंत एक अटैक कर देता है, लेकिन तभी जो कमांडर क्योंग्यू होता है तुरंत अपना पर्पल जेड हाउंड लेके लू फेंग के सामने आ जाता है, जो कि एक मैकेनिकल टाइप का सीक्रेट ट्रेजर था जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। स्वांग लीजेंड ट्रेजर के कारण वो लू फेंग के अटैक को रोक लेता है, बट लू फेंग एक कैजुअल झापड़ से ये पूरा का पूरा जो बड़ा सा पर्पल जेड हाउंड ट्रेजर था ये पूरी तरीके से हिल जाता है। अंदर तक पूरी तरीके से वाइब्रेशंस फैल चुकी थी। उन वाइब्रेशंस के कारण काफी सारी यहाँ की जो फॉर्मेशंस थी वो भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जो ज़ू होता है वो थोड़ा सा चिंतित हो जाता है क्योंकि वो देख रहा था कि फाइनली अब इन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी है। तो आज का एपिसोड खत्म होता है यहीं पे। जिनको प्रीमियम लेना होगा वो डिस्क्रिप्शन के लिंक से प्रीमियम ले सकते हैं। मैंने लिंक को वापस से एक बार थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, इसलिए बांग्ला और बाकी जितने भी कंट्रीज़ के लोग हैं वो एक और बार ट्राई कर सकते हैं। अगर पेमेंट नहीं होती तो आप सुपर थैंक्स भेज सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।